हेलो स्टूडेंट्स, डीएमए गेस्ट पेपर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग एक और क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस को देखने वाले हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से स्टूडेंट, फाइंड एसिम्पटोट्स ऑफ द कर्व। कि ये कोई एक कर्व दिया हुआ है आपके सामने और इस कर्व का हमें एसिम्पटोट्स निकालना है। देखिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट कर्व है। और एक बात का और विशेष ध्यान रखना है जी। क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे +3 रहे, +1 रहे, +2 रहे, तो आंसर्स लगभग उसमें सेम रहता है। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना और प्रोसेस को सीखना है ना। बाकी क्लासेस में तो सारा डिटेल में बताया ही गया है। आइए हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड रहते हैं, इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड एसिम्पटोट्स ऑफ द कर्व। इस कर्व का एसिम्पटोट्स निकालना है। ये एसिम्पटोट जनरली क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो कर्व उस स्ट्रेट लाइन को इन्फिनिटी पर टच करना, मतलब अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, है ना। तो मतलब स्ट्रेट लाइन, ऐसा स्ट्रेट लाइन जो कर्व को इन्फिनिटी के मतलब टच करने लगे, इन्फिनिटी पर टेंजेंट हो। समझे कि वो स्ट्रेट लाइन कर्व के इन्फिनिटी पर टेंजेंट हो। तो फिलहाल समझिए हम लोग क्या करते हैं, इसके ऐसे एसिम्पटोट्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि लेट द इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स बी y = mx + c। आपको पता है ये कुछ और नहीं बल्कि एक स्ट्रेट लाइन का ही जनरल इक्वेशन है। तो एसिम्पटोट्स तो स्ट्रेट लाइन ही होता है, तो इसीलिए हम मान लिए कि y = mx + c एक स्ट्रेट लाइन, जहां पे y स्लोप होता है उस स्ट्रेट लाइन का, और ये y क्या, ये y इंटरसेप्ट होता है कि y में कहाँ कट कर रहा है वो। तो मतलब मुझे इस कर्व के लिए m और c निकालना है ताकि हम बता पाए कि वो स्ट्रेट लाइन क्या होगा, मतलब वो एसिम्पटोट्स क्या होगा। तो हमने सबसे पहले कहा है कि लेट द इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स बी y = mx + c व्हिच इज रिलेशन नंबर 1। वी हैव द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज, हमारे पास गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, x³ - 2x² y + xy² + x² - xy + 3 = 0। रिलेशन नंबर हमने 2 नाम दे दिया इसका, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। हेयर द हायर पावर डिग्री टर्म इज x is 3। क्या मतलब समझे, हेयर द हायर पावर डिग्री टर्म इन x के अंदर, मतलब जैसे x में क्या है, हायर पावर डिग्री क्या है, x में पावर 3 वाला है, इसका कोफिशिएंट कितना है 1। इसका मतलब x के पैरेलल एसिम्पटोट्स नहीं मिलेगा। मतलब जैसे xy एक्सिस जो है ना, x एक्सिस के पैरेलल कोई एसिम्पटोट्स नहीं मिलेगा। तो ये एक रूल है, जब हम लोग कर्व ट्रेसिंग के चैप्टर्स में, एसिम्पटोट वाले चैप्टर में हमने सीखा था कि पैरेलल एसिम्पटोट्स क्या होता है। तो देखिए कि हेयर द हाईएस्ट पावर डिग्री टर्म इन x इज x³, हाईएस्ट वाला x³ है। अच्छा, एंड द कोफिशिएंट ऑफ x³ इज 1, कि x³ का कोफिशिएंट 1 है, एक रियल कांस्टेंट है। इसलिए अगर जब भी ऐसा हाईएस्ट डिग्री टर्म्स का कोफिशिएंट रियल कांस्टेंट हो तो उस केस में बोलेंगे कि x के पैरेलल एसिम्पटोट्स नहीं मिलेगा। अब y का हाईएस्ट डिग्री टर्म ढूंढिए, तो y का हाईएस्ट डिग्री टर्म है आपका y का पावर 2, इसका कोफिशिएंट क्या है, x है। तो मतलब इसका रियल y के पैरेलल एसिम्पटोट्स मिलेगा, और वो कौन होगा, ये जो है ना, इसको इक्वल टू 0 कर देंगे, x = 0, तो x = 0 इसका एक एसिम्पटोट्स मिलेगा y एक्सिस के पैरेलल। तो हमने लिखा है यहाँ पे कि चूंकि x³ जो हाईएस्ट, x में जो हाईएस्ट टर्म है उसका कोफिशिएंट 1 है, तो इसीलिए बोलेंगे कि देयरफॉर देयर इज नो एसिम्पटोट्स पैरेलल टू x एक्सिस, कि x एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स नहीं मिलेगा। अगेन द हाईएस्ट पावर टर्म इन y इज xy², क्या हाईएस्ट टर्म y में क्या है, xy² है, तो y² का कोफिशिएंट कितना है, x, तो वही x = 0 हो जाएगा, एक एसिम्पटोट्स हो जाएगा। Therefore we shall get one asymptotes x = 0 पैरेलल टू y एक्सिस। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको एक आइडिया लग गया होगा कि सबसे पहले कोई भी कर्व दिया हुआ रहे, सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं पैरेलल एसिम्पटोट्स। पैरेलल एसिम्पटोट्स कैसे चेक करते हैं कि x वेरिएबल में हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसके कोफिशिएंट को देखते हैं, y में जो हाईएस्ट पावर डिग्री टर्म है उसके कोफिशिएंट को देखते हैं। तो जिसके कोफिशिएंट मान लीजिए x³ में कोफिशिएंट कांस्टेंट था तो x के पैरेलल नहीं मिला, y का हाईएस्ट में कोफिशिएंट था कुछ वेरिएबल, उसको इक्वल टू 0 कर दिए, वो मिल गया। आराम से समझते हैं। तो नेक्स्ट, तो वही अब हम बोल दिए कि हाँ जी, तो एक एसिम्पटोट तो निकल गया, और टोटल क्या एसिम्पटोट्स निकलेगा, तो टोटल 3 एसिम्पटोट्स इसका निकलेगा। पता है क्यों, क्योंकि इसका हाईएस्ट डिग्री टर्म कितना था, 3, पूरे में हाईएस्ट डिग्री टर्म कितना था, 3, इसलिए इसका 3 एसिम्पटोट्स निकलेगा। तो एक एसिम्पटोट्स निकल गया है x = 0। x = 0 भी तो एक स्ट्रेट लाइन है जी, x = 0 मतलब क्या है, y एक्सिस खुद ये y एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन है, खुद ही एक एसिम्पटोट्स है यहाँ पे, x = 0 एक एसिम्पटोट्स है ना। अब भाई एक तो निकल गया, अब इसके बाद ऑब्लिक एसिम्पटोट्स। ऑब्लिक मतलब कि जो ना तो x के पैरेलल हो ना ही y के पैरेलल हो, इस तरीके से हो, स्लैंट एसिम्पटोट्स बोलते हैं उसको हम लोग। तो नाउ फॉर ऑब्लिक एसिम्पटोट्स पुटिंग x = 1 एंड y = m, यही सबसे इंपॉर्टेंट रूल है और आपको ध्यान रखना है इस चीज को। क्या करते हैं कि ऑब्लिक एसिम्पटोट्स निकालने के लिए हमने क्या क्या अभी तक कर लिया है, हमने देखा कि भाई वो x के पैरेलल, इस xy एक्सिस के x के पैरेलल एसिम्पटोट्स नहीं मिला,
y के पैरेलल मिला मुझे, ये वाला एक एसिम्पटोट्स मिल गया, x इक्वल टू 0 एक एसिम्पटोट्स मिल चुका है। अब बोलोगे सर चलिए अब कोई ऑब्लिक एसिम्पटोट ऐसा वाला है क्या, ऐसा वाला है क्या कोई एसिम्पटोट्स, उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है, जैसे यहाँ पे 3 है तो 3 का टर्म जहां जहां पे है वहां वहां पे x की जगह पे 1, y की जगह पे m पुट करेंगे। नाउ फॉर ऑब्लिक एसिम्पटोट्स पुटिंग x इज इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू m इन थर्ड डिग्री टर्म, क्योंकि थर्ड डिग्री टर्म ही नहीं यहाँ पे सबसे हाईएस्ट था, तीसरा ये भी, इसको भी थर्ड डिग्री टर्म ही काउंट करते हैं। यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे y का पावर 1, 3 हो गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और कहीं 3 नहीं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 डिग्री है, यहाँ पे 0 डिग्री है, तो 3, ये जो है यही 3 डिग्री का टर्म है। तो x की जगह पे 1 पुट करना है अपने को, 1 यहाँ पे पुट करें, -2 इंटू यहाँ पे 1 इंटू यहाँ पे m, फिर प्लस 1 इंटू m का स्क्वायर, तो 1 माइनस 2m प्लस m स्क्वायर आ जाएगा। तो वही हमने लिखा है कि नाउ फॉर ऑब्लिक एसिम्पटोट्स पुटिंग x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू m इन थर्ड डिग्री टर्म वी गेट, क्या मिलेगा हमें, 5-3m, क्या मिलेगा 1 माइनस 2m प्लस m स्क्वायर, यही ना आया था जी, 1 माइनस 2m प्लस m स्क्वायर। अभी थर्ड डिग्री टर्म था ना जी यहाँ पे, इसलिए हम इसको 5-3m से डिनोट कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है सभी बच्चों को ये बातें क्लियर होंगी कि 5-3m मतलब कि जो फंक्शन का था उसमें से थर्ड डिग्री टर्म ही हाईएस्ट था, तो उसी में x इक्वल टू 1 y इक्वल टू m पुट किए तो 5-3m ये हो गया अपना। अच्छा अब एक बात का ध्यान रखना, इसको थोड़ा सा हम लिख भी सकते हैं क्या, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये कुछ इस तरीके से टूट गया, m-1 बोलिए चाहे 1 माइनस m बोलिए एक ही बात है, m-1 बोलिए चाहे आप 1 माइनस m का होल स्क्वायर बोलिए एक ही बात है, m-1 चाहे 1 माइनस m एक ही बात होता है, ठीक है ना। आप पॉजिटिव इसको कर लीजिए, m-1 चाहे 1 माइनस m चाहे m-1 होल स्क्वायर तो पॉजिटिव ही कर देगा, तो यही चीज है। अब इसको तोड़ेंगे तो यही वैल्यू आएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा साइड में लिख दिया, आगे जरूरत पड़ेगा। तो ये आ गया है 5-3m। अब 5-3m जो हम लोग हाईएस्ट डिग्री टर्म में पुट करके लाए थे ना, अब उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं m के ही रिस्पेक्ट में। 5-3m क्या डैश निकालेंगे, 5-3 डैश m क्या होगा, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 खत्म, -2m का डिफरेंशिएशन -2, m का डिफरेंशिएशन 2m, ये हो गया आपका 5-3m। अब आइए एक बार और डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, 5 डबल डैश m, तो क्या होगा इसका, और एक बार और करेंगे तो -2 का डिफरेंशिएशन 0, 2m का डिफरेंशिएशन 2, आगे जरूरत पड़ता है। तो अभी तक हमने क्या करा, सबसे पहले पैरेलल एसिम्पटोट्स चेक करा, एगो मिला निकाल दिए, फिर उसके बाद ऑब्लिक एसिम्पटोट्स में आए तो क्या प्रोसेस है, हाईएस्ट डिग्री टर्म में x इक्वल टू 1 y इक्वल टू m पुट किए, और 5-3 हाईएस्ट डिग्री 3 था तो इसलिए 5-3 निकला, 4 डिग्री रहता हाईएस्ट तो 5-4 निकलता ऐसे, और उसके बाद एक बार डिफरेंशिएशन, फिर अगेन एक बार डिफरेंशिएशन करके रख लिए। अब जो जिस तरीके से हमने 5-3 में पुट करा था ना, उस तरीके से 5-2 में भी पुट करेंगे। सिमिलरली सेकंड डिग्री वाला टर्म्स कहाँ पे है जी, तो सेकंड डिग्री वाला टर्म देखिए, ये वाला तो ये थर्ड है, ये थर्ड है, ये भी थर्ड है, ये सेकंड डिग्री टर्म है, यहाँ सेकंड डिग्री टर्म, तो क्या पुट होगा, 1 यहाँ पुट होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस x के यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 m, तो ये 1 इंटू m मतलब क्या होगा, तो 1 माइनस m, तो 5-2m क्या आ जाएगा जी आपके पास, सिमिलरली 5-2m आएगा 1 माइनस m। क्या बात क्लियर। अब इसी तरीके से ये तो समझ गए, अब इसके बाद फिर से इसका भी एक बार डिफरेंशिएशन कर लेते हैं हम, क्या एक बार और डिफरेंशिएशन कर लीजिए, क्या आएगा, तो देयरफॉर 5-2 डैश मतलब एक बार डिफरेंशिएशन m के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस m का डिफरेंशिएशन -1। अब इसके बाद 5-1m भी निकाल लीजिए, मतलब 1 डिग्री वाला टर्म्स कहाँ पे है, तो 1 डिग्री वाला जो 1 डिग्री वाला टर्म, जैसे यहाँ पे 3 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, 1 डिग्री वाला टर्म है ही नहीं, तो क्या बोलेंगे 5-1m 0, तो कुछ नहीं, तो 5-1m 0 है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब आप लोग समझ पा रहे होंगे कि सबसे पहले पैरेलल एसिम्पटोट्स के बारे में चेक करते हैं, नहीं मिला तो ऑब्लिक के लिए हाईएस्ट डिग्री टर्म में x की जगह पे 1 y की जगह पे m पुट करते हैं, फिर उसके बाद एक बार डिफरेंशिएशन कर लीजिए, एक दो बार, आगे जरूरत पड़ सकता है, फिर उसके बाद लोएस्ट डिग्री वाला पुट करिए, 5-2m निकालिए, जरूरत पड़ा तो 5-1m निकाल सकते हैं या फिर रैंडम दे सकते हैं। नेक्स्ट आएंगे, अब हम क्या करेंगे, अब क्या करते हैं, वो जो हमने जो हाईएस्ट डिग्री टर्म निकाल के रखा है ना स्टूडेंट 5-3m, ये वाला 5-3m जो हमने निकाल के रखा है, इसी को इक्वेट करेंगे 0 से, ये m कुछ और नहीं था बल्कि जो एसिम्पटोट्स बनेगा स्ट्रेट लाइन में उसका स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, और वो स्लोप निकलता कैसे है, इसको इक्वल करने 0 इक्वल करने से। नाउ द स्लोप ऑफ एसिम्पटोट्स आर गिवन बाय 5-3m इक्वल टू 0, कि जो हाईएस्ट वाला आया था 5-3m उसको इक्वल टू अगर 0 कर देंगे तो स्लोप निकल जाएगा, मतलब m का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए 5-3m इक्वल टू 0 करने का मतलब 5-3m का वैल्यू कितना था जी, m-1 का होल स्क्वायर या 1 माइनस m करिए, एक ही बात है, m-1 का 5-3m मतलब वो m-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, इस स्क्वायर को भेजिए खत्म, m का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 बार आएगा 1-1, कैसे जी, देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है m-1 इंटू m-1 इक्वल टू 0, यही ना जी, तो m का वैल्यू एक बार 1, फिर अगेन m का वैल्यू एक 1, आ रहा बात समझ में। नेक्स्ट तो ये हो गया अपना, तो m का वैल्यू 2 बार, एक बार 1 एक बार अगेन 1 आ गया है, ये m का वैल्यू 1-1 आ गया। नेक्स्ट आ जाइए स्टूडेंट कि द वैल्यू ऑफ c, अब ये m तो आ गया जी,
हमने शुरू में ही बोल रखा था कि एसिम्पटोट्स का इक्वेशन y = mx + c लिए, m तो आ गया है 1 पुट करने के लिए, लेकिन अब c निकालना पड़ेगा। अगर m और c आ गया तो लाकर पुट करके आंसर आ जाएगा अपना। तो m का वैल्यू आ चुका है अपने पास 1,1। नाउ द वैल्यू ऑफ c, अब वैल्यू ऑफ c आर गिवन बाय द फॉर्मूला, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए था, हमने क्लासेस में डिस्कस भी करा है, प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस करा है। नाउ द वैल्यू ऑफ c आर गिवन बाय -phi2m/phi3-m, -phi2m/phi3-m, है ना, -phi2m/phi3। देखिए सेकंड डिग्री जो हाईएस्ट से सेकंड हाईएस्ट वो ऊपर और सबसे हाईएस्ट का डिफरेंशिएशन नीचे, ये रूल भी याद रख लीजिए। सेकंड हाईएस्ट ऊपर विदाउट डिफरेंशिएशन में नेगेटिव साइन के साथ, सेकंड हाईएस्ट ऊपर, उसके बाद हाईएस्ट का डेरिवेटिव नीचे। अब आइए याद करिए क्या होगा, तो c = -phi2m का वैल्यू कितना था जी, 1 - m, phi3 का वैल्यू कितना था, तो 2m - 2। अब नेक्स्ट आइए थोड़ा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए इस m को गुना कर लेंगे अंदर में, तो 1 - m की जगह पे अब m - 1 हो जाएगा। कैसे जी, इस m को जब आप गुना करेंगे ये 1 नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा m, तो m - 1 हो जाएगा माइनस करने से, और यहाँ पे दोनों में से 2 कॉमन कर दिया तो क्या हो जाएगा -1। अब आप एक बात नोटिस करिए, तो ये अभी ऐसा ना कि आप इसको काट नहीं देना है, अभी काटना नहीं है कभी भी, यहाँ पे कैंसिल नहीं करना है आपको, ठीक, यहाँ तक ठीक है। अगर आप कैंसिल कर देंगे ना तो सिर्फ एक वैल्यू आ जाएगा c का, और हमें चाहिए था 2 गो, क्योंकि m का 2 वैल्यू है, इसीलिए आपको यहाँ कैंसिल नहीं करना है। तो देखिए नोटिस करिए स्टूडेंट, यहाँ पे होगा क्या, तो देखिए अब यहाँ पे पुट करेंगे, अब क्या पुट करेंगे कि व्हेन m = 1, कि जैसे हम m की जगह 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/1, मतलब 1 - 1, यहाँ 1 - 1 मतलब 0, तो ये भी 0/0। तो अब ये तो स्पेशल केस आ गया, और इससे पहले के जो भी हमने क्वेश्चन करे हैं उसमें हम देखते थे कि m = पुट करते थे c का वैल्यू आता था, पुट करते थे c का वैल्यू आ जाता था। इस केस में दिक्कत है, m जैसे ही m का वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, 0/0 आ जा रहा है। तो जैसे इस केस में जैसे 0/0 आता है तो हम एक दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं, मैंने आपको बता रखा था। हालांकि प्रीवियस के क्वेश्चंस में, प्रीवियस के क्लासेस में, प्रीवियस जो आप गेस्ट पेपर में क्वेश्चन देख रहे हैं उसमें क्या था स्टूडेंट, कि m का वैल्यू पुट कर रहे थे, c का वैल्यू आ रहा था, फिर m का दूसरा वैल्यू, c का दूसरा वैल्यू, तो 2-3 एसिम्पटोट्स निकल जा रहा था। यहाँ पे m का वैल्यू जैसे पुट कर रहे हैं 1, m का वैल्यू जैसे पुट कर रहे हैं तो c 0/0 आया, तो जैसे c 0/0 आ गया तो एक फॉर्मूला यूज करते हैं, तो देयरफॉर वी यूज कौन सा फॉर्मूला, c² phi3 हाईएस्ट का 2 बार डिफरेंशिएशन, फिर ध्यान दीजिएगा 2 बार डिफरेंशिएशन, फिर अब यहाँ पे c² साहब c का पावर 1/1, ऐसे याद रख लीजिए, c का पावर 2 मतलब phi3 अब आइए वापस से c का पावर 1 phi2 एक बार डिफरेंशिएशन, ठीक है, और m, और फिर यहाँ phi1m। तो ये चीज आपको, ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, क्लियर। अब यहाँ पे c² तो एज इट इज फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2, और phi3 का 2 बार डिफरेंशिएशन मतलब इसका वैल्यू आया था 2, चेक कर लीजिए आप, phi3 का 2 बार डिफरेंशिएशन किए थे तो 2 आया था, c एज इट इज, और phi2 का एक बार डिफरेंशिएशन किए थे तो -1 आया था, और phi1m तो है 0, और विच इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट आइए सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व किए तो ये 2 इसके साथ गया, कितना आएगा, c² - c = 0, c² ये प्लस ये गुना हो गया इसके साथ तो माइनस c² - c = 0, कॉमन कर लीजिए तो c का वैल्यू 0, और फिर एक बार c = 1, तो ये आ गया c का 2 वैल्यू आ गया, c का क्या आ गया, 2 वैल्यू आ गया। तो फाइनली बोलेंगे कि m = 1 लेने से, m भाई 2 बार 1 है तो ऑब्वियसली m = 1 ही काउंट करेंगे, m = 1 लेने से एक बार c 0 आ रहा है और एक बार 1 आ रहा है, आ गया। तो मतलब अपने पास जो y = mx + c था, अब यहाँ पे m एक बार रखिए 1, तो एक बार आपको रखना पड़ेगा यहाँ पे c की जगह पे 0, फिर एक बार 1 फिर रखिए, तो यहाँ पे एक बार रखना होगा आपको, c का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ से 2 1 0, m का 1 c का 0, m का 1 c का 1, 2 एसिम्पटोट्स यहाँ से और एक x = 0 एसिम्पटोट्स पहले से था। तो फाइनली लिखेंगे m = 1 पे 0 रखना है, एक बार 1 रखना, तो क्या लिखेंगे नेक्स्ट, कि देयरफॉर इक्वेटिंग इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स आर, इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स आर क्या क्या होगा, y = mx, m की जगह पे 1, x c की जगह पे 0, तो 1 और 0 पुट करके ये एसिम्पटोट्स निकाला गया है। इसको सॉल्व कर लेंगे क्या होगा जी, ये हो गया 1 × x क्या x, तो y = x, दिस इज फर्स्ट एसिम्पटोट्स। नेक्स्ट एंड y = m की जगह पे 1 और c की जगह पे 1, तो 1x मतलब x और +1, तो y = x + 1, दिस इज सेकंड एसिम्पटोट्स। एंड इसको हम एंड लिखेंगे, एंड x = ये 0 थर्ड एसिम्पटोट्स, ये अपना 3 एसिम्पटोट्स हो गया, क्लियर। तो मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों को ये बातें समझ में आई होंगी कि किस तरीके से इस इक्वेशन में c का वैल्यू, जैसे m का वैल्यू रखने से c का वैल्यू 0/0 आ जा रहा था, तो हमने देखा कि इस फॉर्मूला का उपयोग करके हम एसिम्पटोट्स तीनों निकाल पाए, क्लियर। अब एक बात का ये भी ध्यान रखना है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि
एक एसिम्प्टोट्स रियल निकला, बाकी 2 इमेजिनरी हो जाए, तो इमेजिनरी हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा कि किस तरीके से इसके एसिम्प्टोट्स निकाले गए हैं, और ऐसे अगर दूसरे क्वेश्चंस भी होते हैं तो आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। बाकी मिलते हैं हम लोग किसी अगले क्वेश्चन में, किसी अगले क्लास में।